नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में एक तरफ कोरोना का कहर जारी है तो दूसरी ओर लॉकडाउन की वजह से सड़क पर आए श्रमिकों और राहत कार्यों को लेकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं थम रही है। मजदूरों की मदद के नाम पर न केवल श्रेय लेने की होड़ मची हुई है, बल्कि सियासी दल एक दूसरे पर ठीकरा भी फोड़ रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि संकट की इस घड़ी में सेवा में राजनीति का मेवा लगाने की होड़ प्रवासी मजदूरों पर भारी न पड़ जाए। चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे एक रिपोर्ट। लॉकडाउन में सबसे ज्यादा मुसीबतों का पहाड़ प्रवासी मजदूरों पर टूटा है। व्यापार और उद्योग सेक्टर पूरी तरह से बंद है। ऐसे में मजदूर मजबूर होकर अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अब इन्हीं मजदूरों के बेबसी पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। बीजेपी नेता जहां राज्य सरकार पर प्रवासी मजदूरों को लेकर उदासीनता बरतने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस इसे केंद्र सरकार की विफलता बताने में जुटी है। अब जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। रायपुर और सरगुजा में बीजेपी ने प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए दो अलग अलग अभियान शुरू किए। राजधानी में जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात कर प्रवासी मजदूरों के खाने पीने की व्यवस्था करने की अपील की, तो दूसरी ओर सरगुजा में बीजेपी ने मजदूरों के लिए 25 किलोमीटर की सेवा यात्रा शुरू की। लेकिन इस दौरान बीजेपी ने मजदूरों के बहाने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। राजनांदगांव की हमारी टीम 4 रोज पहले वहाँ पे बाघ नदी बॉर्डर पे गए थे और वहाँ की स्थिति देखकर उन्होंने मुझे बताया कि बहुत ही पीड़ाजनक स्थिति है। एक भी बस नहीं लगाया गया है और हजारों की संख्या में मजदूर आ रहे हैं। न वहाँ नहाने के पानी है, न पीने के पानी है। लाइन कहीं नहीं रुका है। 2 लाख से ज़्यादा है, ये संख्या 2 लाख से ऊपर जाएगा। 1000 किलोमीटर चलने वाले हैं, उनको अगर 25 किलोमीटर का भी हम राहत कर पाए तो हमारे लिए ये बहुत आत्मसंतोष का विषय हो सकता है। ऐसा सोच करके हम लोगों ने प्रयास किया है। प्रयास ये भी करते हैं कि आगे उनकी चेन बन जाए और उस चेन के माध्यम से अगले 25 किलोमीटर में उनको कोई नया हमारा किसान साथी मिल जाए। दूसरी ओर कांग्रेस का साफ तौर पर आरोप है कि बीजेपी जानबूझकर मामले में राजनीति कर रही है। कांग्रेस के मुताबिक केंद्र सरकार श्रमिकों के हित के लिए कोई काम नहीं कर सकी। यही कारण है कि न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश में श्रमिक परेशान हैं। कांग्रेस का यह भी दावा है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने श्रमिकों के लिए कई कदम उठाए हैं। ऐसे में बीजेपी अपनी असफलता छुपाने के लिए इस तरह का नाटक कर रही है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ये भाषाएं परिभाषाएं नहीं होनी चाहिए। केवल एक सोच होनी चाहिए, वो है मानवीय और कैसे मदद की जाए, इस पे चर्चा होनी चाहिए, ना कि दल और पार्टी और राज्य और केंद्र। ये नहीं होना चाहिए। मेरा इसमें सीधा ऑब्जेक्शन है। अगर सेंट्रल से ही अच्छे नियम बनाए गए होते शुरू में ही, तो आज मजदूरों की ये स्थिति नहीं होती। ये सब जग जाहिर है और वो फेल हो गए हैं। उस चीज़ को ढांकने की ये सब प्रक्रिया है। ये पहला मौका नहीं है जब मजदूरों को लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हुई है। इससे पहले पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने यह कहा था कि कोरोना काल में जनसेवा का दम भरने वाले आरएसएस के कार्यकर्ता कोरोना संकट के समय कहां लापता हो गए हैं, जिस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा था कि मोहन मरकाम को आरएसएस के बारे में जानकारी नहीं। वहीं आर्थिक पैकेज को लेकर भी रायपुर से लेकर दिल्ली तक जमकर सियासी तकरार हो चुकी है। अंबिकापुर से अभिषेक सोनी के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। तो राहत के नाम पर जो राजनीति हो रही है उस पर चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता राजेंद्र तिवारी जी हैं। तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी से सच्चिदानंद उपासने जी हैं। उपासने जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल तिवारी जी आपसे, क्या भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है? डॉक्टर रमन सिंह ने जो बयान दिया, क्या वो राजनीति से प्रेरित है? पहला। दूसरा, मजदूरों के लिए जैसा उन्होंने बोला कि कोई बस की व्यवस्था नहीं, खाने पीने की व्यवस्था नहीं, क्या ऐसी स्थिति है? दूसरा, इसी से जुड़ा हुआ सवाल यह है कि उनका कहना है कि इतने सारे मजदूर बाहर गए, इसका मतलब राज्य में रोजगार नहीं था। इन दोनों सवालों का जवाब चाहूँगा आपसे, क्योंकि ये राजनीति में सीधे तौर पर आपकी जो पार्टी है, सत्ताधारी दल है, उस पर सीधा आरोप है। देखिए डॉक्टर रमन सिंह जी, आपने कहा कि राजनीति कर रहे हैं, क्या तो राजनीति तो करेंगे, करना भी चाहिए। नहीं, राजनीतिक सवाल है हाँ, मेरा। हाँ, मतलब नहीं, आपने कहा ना, आपने क्वेश्चन मार्क किया तो वो सही बात है।
वो राजनीति कर रहे हैं, और राजनीति इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि वो विपक्ष में बैठे हुए हैं, उनका दायित्व है और अपने दायित्व का निर्वहन उनको अच्छे से करना भी चाहिए। हम अगर केंद्र में बैठे हैं विपक्ष में, तो हम अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह जी यहाँ 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे, मगर स्थिति आरोप लगाया है कि हाँ, मैं उसी आरोप पर आता हूं। व्यवस्था नहीं है, तो क्या सच है ऐसा? नहीं, मैं उसी आरोप पर आता हूं डॉक्टर मिश्र। ऐसा है कि वो अभी तक चलो बड़ी देर की मेहरबान आते आते आज कम से कम सामने आए, जनता के बीच में, लोगों के बीच में दिखाई दिए, तो ठीक है। और जो विधानसभा चुनाव के बाद में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को जो गिल्टी महसूस होता होगा, उसके कारण वो अभी तक निकले भी नहीं हैं। तो अभी निकले हैं तो अच्छी बात है। ये ऐसा दौर है जिसमें टी.एस. सिंहदेव जी ने जो कहा, मैं उस बात से भी सहमत हूं कि राजनीति करने का समय नहीं है। इस महामारी में हम सबको मिल करके किस तरह से छत्तीसगढ़ को कोरोना के संक्रमण से मुक्ति दिलाना है, उससे दूर रखना है, ये प्रयास होना चाहिए। हम दोनों दलों का भी होना चाहिए। अब जैसे डॉक्टर साहब ने आरोप लगाया, मैं आपको आज का उदाहरण देना चाहूंगा। हमारे यहां 11,622 ग्राम पंचायत है, जिसमें आज का आंकड़ा दे रहा हूं मैं, जिसमें से 9,350 ग्राम पंचायत में 37,516 काम चल रहे हैं। और MIC का जो आंकड़ा बता रहा है, यह अधिकृत आंकड़ा जो केंद्र सरकार से संबंधित है, वो ये बता रहा है कि छत्तीसगढ़ में 21,25,539 मजदूर काम कर रहे हैं। फिर से सुन लीजिए, ये आंकड़ा आज का है, मतलब मैं कल के आंकड़े नहीं दोहरा रहा हूं, आज का आंकड़ा है 21,25,539 मजदूर काम कर रहे हैं। पूरे भारत में मनरेगा के जो मजदूर काम कर रहे हैं शिरीष जी, उसका ये लगभग 24-25% होता है। पूरे देश में जो काम कर रहे हैं उसके एग्जैक्ट आंकड़े आज अगर निकालूंगा तो 24-25% के करीब 20 लाख काम कर रहे थे तब 24% था। हाँ, मतलब बढ़ गया होगा। अभी थोड़ा बढ़ा है क्योंकि अब तो 21,25,539 मजदूर काम कर रहे हैं। तो और सबसे बड़ी बात यह है, देखिए आप गरीबों की किस तरह से मदद कर सकते हैं, इसका सब अभी आपके पास सबसे बड़ा स्रोत तो है, सबसे बड़ा जो काम दे सकते हैं वो मनरेगा के माध्यम से दे सकते हैं। तो मनरेगा में इतने लोगों को काम मिला, उसका परिणाम यह हुआ, सच्चिदानंद भाई की पार्टी जब सितंबर 2018 में सत्ता में थी, उस समय 22.2% बेरोजगारी थी छत्तीसगढ़ में। मैं अधिकृत आंकड़े बता रहा हूं, मैं एक भी आंकड़े ऊपर नीचे करके मनगढ़ंत नहीं कह रहा हूं, अधिकृत आंकड़े कह रहा हूं जिसकी पुष्टि सच्चिदानंद भाई भी कर लेंगे। और आज बेरोजगारी का प्रतिशत छत्तीसगढ़ में 3.4% है। सेंट्रल मॉनिटरिंग फॉर इंडियन इकोनॉमी यह बताता है कि पूरे देश में जो बेरोजगारी फिलहाल बढ़ गई है, पिछले समय 22.2% छत्तीसगढ़ में थी, आज की तिथि में पूरे हिंदुस्तान में 23.5% है, और साफ छत्तीसगढ़ में वही 3.4% है। तो वो इस बात का द्योतक है कि किस तरह से गरीब लोगों को काम दिया जा रहा है और किस तरह से काम को सुचारू रूप से चलाने की दिशा में व्यक्तिगत रुचि लेकर के मैं अब फिर इनको लगेगा कि मैं ठाकुर सुहाती बात कर रहा हूं या कोई प्रशंसा, ये तो खुशामद जैसा शब्द कह देते। खुशामद उसामद में किसी की नहीं करता, मगर किसी ने बढ़िया काम किया तो उसकी प्रशंसा करने में आज नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, भूपेश बघेल जी 4 घंटे से ज्यादा सो नहीं रहे हैं। मेरी परसों से काफी लंबी बात हुई, जम्हाई ले रहे थे, मैंने कहा भाई क्या बात है, बोले 4 घंटे से नहीं मैं आपको 4 घंटे से ज्यादा सो नहीं पा रहे हैं और आधा घंटा योग निद्रा कर लिया करते हैं। अब ये कुछ व्यक्तिगत बातें हैं जो मैं आपके संदर्भवश क्या करते हैं सब नहीं बात हमारे प्रोग्राम में बोल चुके हो। हाँ, और दूसरी बात यह है कि जो सुदूर वनवासी अंचल है डॉक्टर मिश्र, वहां पर स्थिति यह है कि पूरे हिंदुस्तान में जितना भी वनोपज का संग्रहण होता है उसमें 98%, आज की तिथि की बात कर रहा हूं, 98% संग्रहण अकेले छत्तीसगढ़ से हो रहा है। हमारे यहाँ 44% वनाच्छादित क्षेत्र है, तो 98% संग्रहण हो रहा है। इन्होंने जितने वनोपज संग्रहण केंद्र बनाए थे उससे 3 गुना ज्यादा केंद्र आज काम कर रहे हैं।
17 रुपए पहले इनके कार्यकाल में तिवारी जी, महुआ जो की बस मजदूरी वाला- मिलती थी, अब 30 रुपए तिवारी- दे रहे हैं। तिवारी जी। 2500 रुपए पहले ये तेंदुपत्ता का दिया करते थे, हम 4000 रुपए दे रहे हैं। जी आप पूछिए डॉक्टर साहब। जो जी। बस वाला आरोप डॉक्टर रमन सिंह ने लगाया है कि वहां पर एक भी बस नहीं है, बाघ नदी का जो बॉर्डर है, तो उसके बारे में भी आप जवाब दे दीजिए ताकि मैं फिर उपासना जी से सवाल कर सकूं। मैं डॉक्टर साहब का बड़ा सम्मान करता हूं, जो आदमी 15 साल तक छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री रहा है। मैं वो झूठ बोलता है ऐसा शब्द कहना मुझको बिल्कुल शोभा नहीं देते। हाँ, मगर अधूरी जानकारी के आधार पर, उनको पूरी जानकारी नहीं है। मैं सच्चिदानंद भाई को आमंत्रित करता हूं, कल मेरे साथ चले ये, और चल करके केवल तेलीबांधा में ये टाटीबंध में जा करके देखे। मैं 3 बार टाटीबंध में गया हूं, और जिस तरह से जिला प्रशासन की व्यवस्था दिखाई दे रही, 100 से ज्यादा बस तो यहां पर है, और उसके साथ साथ मैं जिला प्रशासन का तो ठीक है, उनका तो दायित्व है, उनका कर्तव्य है। मैं जिस तरह से सिख भाई काम कर रहे हैं, जिस तरह से राधा स्वामी के लोग काम कर रहे हैं, मैं उनको जितना सम्मान दूं वो कम है। जिस तरह, और चप्पलों की व्यवस्था करवाई है राज्य शासन ने कि अगर किसी बिटिया के पैर में चप्पल नहीं है तो उसको चप्पल दिया जाए, किसी बहन के पैर में चप्पल नहीं तो उसको चप्पल दिया जाए, और उसको बॉर्डर तक छोड़वाने की व्यवस्था हो रही है। मैं चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं को भी शंका है वो चले मेरे साथ, जाके प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, वो जाकर के देखें कि किस तरह से व्यवस्था हो रही है। आरोप लगा देना, भाई आरोप, अब आप अपने अस्तित्व का बोध कराने के लिए अगर आरोप लगा रहे हैं तो वो राजनीति में आप अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, मगर हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में पूरी, क्योंकि दर्द महसूस होता है ना जब गरीबों का, तो राजनीति गई भाड़ में। मैं बहुत स्पष्ट बात कर रहा हूं। फिर उस दर्द को किस तरह से जिनकी पीड़ा है उस पीड़ा पे मरहम लगाया जाए, उस पर ध्यान केंद्रित होता है। और हम लोग सब, मैं अकेला नहीं, यहाँ सच्चिदानंद भाई बैठे, उपासना जी से संवेदना को महसूस उपासना जी करते से हैं। सवाल करना चाहूंगा मैं। उपासना जी, जिस तरह से टी.एस. सिंहदेव जी ने कहा है कि इसमें केंद्र और राज्य की बात नहीं होनी चाहिए, मूल उद्देश्य ये होना चाहिए कि लोगों की सेवा हो, लोगों को परेशानी कम हो, तो आपको क्या नहीं लगता कि जिस तरह से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष खुद फील्ड में काम कर रहे हैं, तो आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को भी फील्ड में काम करना चाहिए? एक सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये है, जिस तरह से आपने अंबिकापुर में लोगों के लिए 25 किलोमीटर के लिए बस की व्यवस्था की, और उसके अलावा आपके वहाँ के जो अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि ऐसी चेन बनाएंगे, तो क्या ऐसी चेन आप लोग राजनांदगांव से अंबिकापुर तक नहीं बना सकते क्या? देखिए, जिस प्रकार से अभी माननीय राजन तिवारी जी ने भाषण दिया, ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस के प्रशिक्षण वर्ग में वे भाषण दे रहे हैं। और जिस प्रकार की पर आप मुद्दे पे बोल दीजिए। जिस प्रकार की बातें वे कर रहे थे, यदि वास्तव में इतना सब काम मिल जाता तो यहाँ से पलायन क्यों होता है 2.5 लाख 3 लाख लोगों का? ये तो होना ही नहीं था 15 महीनों में जो है। लेकिन जो बड़ी बड़ी आंकड़ों के साथ प्रदर्शन किया है, वो निश्चित ही उनका लगता है कि ये सब झूठ साबित हो रहा है। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी सक्रिय है, तो ऐसा नहीं है कि मोहन मरकाम जी सक्रिय हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी सक्रिय है। यहाँ पर अध्यक्ष नहीं, अपितु हर जिले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने सेंटर चला रहे हैं। जो प्रवासी मजदूर हैं उनकी मदद कर रहे हैं, जो ज़रूरतमंद हैं कोरोना के इस लॉकडाउन में उन तक अनाज पहुंचा रहे हैं, घर घर तक पहुंचा रहे हैं, सूखा बना हुआ जैसा भी है। दोनों समय की व्यवस्था जो है भारतीय जनता पार्टी के जो सेंटर चल रहे हैं, उन सेंटरों में उसकी रोज़ मॉनिटरिंग होती है कि कितने जिलों में कितने कितने जगह पर। और भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों को भी इस प्रकार की जिम्मेदारी, उसकी भी दिल्ली से लेकर के रायपुर तक पूरी मॉनिटरिंग होती है कि कौन कौन पदाधिकारी, कौन विधायक, कौन सांसद कितने कितने स्थानों पर कितना सहयोग कर रहा है, ये सब की मॉनिटरिंग होती है। लेकिन आपका ये कहना मैं नहीं मानता कि मोहन मरकाम जी बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी निष्क्रिय है। केवल सत्ता के बल पर कांग्रेस पार्टी अपना दिखावा कर रही है। ये साबित हो गया जब जिस दिन डॉक्टर रमन सिंह जी वहाँ पर गए और वहाँ पर देखा, तो निश्चित रूप से आप स्वयं दिखा रहे हैं, आईबीसी ने स्वयं दिखाया कि किस प्रकार से ट्रालियों में भरकर लोग वहाँ पर जा रहे हैं। बसों की कोई व्यवस्था नहीं है। बसों की व्यवस्था तो है, वो पूरी बात जो है सारे चैनलों ने, सारे समाचार पत्रों ने उसको प्रकाशित किया है। वो सत्यता वहाँ पर उजागर हुई। निश्चित रूप से उस बात को लेकर जो है कांग्रेस का बौखलाना स्वाभाविक है। पूरा प्रदेश जो है आज विकास के नाम पर अवरुद्ध है। यदि विकास ही नहीं होगा तो रोजगार कहाँ से होगा? 15 महीनों में एक भी विकास का काम यहाँ पर प्रारंभ नहीं हुआ है, तो रोजगार स्वाभाविक रूप से उत्पन्न नहीं होता है। जो जिस प्रकार की बातें
कांग्रेस पार्टी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस प्रदेश में जो टीएस बाबा कह रहे हैं, हम उनकी बात से पूरी तरह सहमत हैं। यहाँ पर जो भी बात होती है, केवल भूपेश बघेल जी एक ही काम करते हैं कि केंद्र पर आरोप लगाकर पैसों की मांग करना। इनके हर 2 दिन में आप देखेंगे कि एक पत्र लिखते हैं। उपासने जी जिस तरह से आरोप लगा रहे थे कांग्रेस में निष्क्रियता के और केंद्र पर आरोप लगाने की बात भूपेश बघेल जी पर बोल रहे थे, तो आप अपनी बात को कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद तिवारी जी जवाब निश्चित रूप से जो बात मैं कह रहा था कि इस प्रदेश की सरकार ने जब से लॉकडाउन प्रारंभ हुआ तब से पूरी तरह से उदासीनता इस प्रदेश की व्यवस्था को संभालने में की है। किसी भी प्रकार से कोई चुस्त दुरुस्त व्यवस्था भी, क्वारंटाइन सेंटर के बारे में जिस प्रकार की व्यवस्था इस प्रदेश में है, सारा पंचायतों पर छोड़ दिया गया है और वहां पर किसी प्रकार की न तो व्यवस्था है, न खाने की, न पीने की, न सोने की। यहाँ तक कि सांप काट रहे हैं तो मर रहे हैं, बिच्छू काट रहे हैं और लोग घर भागे जा रहे हैं, मरीज वहाँ पर बीमार पड़ते जा रहे हैं ना, वो गांव के लोग वहाँ से जाना नहीं चाहते। इस प्रकार से एक अव्यवस्था का आलम पूरे क्वारंटाइन सेंटर को लेकर शुरू से एक भी अस्पताल, न तो केवल जांच के लिए भी अस्पताल की खानापूर्ति इस प्रदेश में कहीं भी नहीं की गई, किसी संभाग में नहीं की गई। इस प्रकार की लापरवाही जो है, केवल मैंने जैसे कहा कि कटोरा लेकर भीख मांगने खड़े हो जाते हैं मुख्यमंत्री हर 2 दिन में, उस प्रकार का आलम इस प्रदेश में बना हुआ है। और जो प्रवासी मजदूरों को लाने वाली बात है, केवल उस पर राजनीतिक रोटी सेकने का काम किया गया है। जो केंद्र की व्यवस्था है, उस व्यवस्था को यदि पालन किया होता, पहले तो इनको संख्या ही नहीं मालूम थी कि अपने प्रदेश से कितने प्रवासी मजदूर किन किन राज्यों में है, कहां से कितने लाने हैं, इसकी कोई व्यवस्था नहीं थी। इसी कारण से जिन राज्यों में प्रवासी मजदूर हैं, वहां पर उन राज्यों से ना तो इन्होंने संपर्क किया, न उन राज्यों से कोई ट्रेन चलाने के बारे में बातचीत की। जो 4-5 दिन तक नाटक चलता रहा केंद्र पर आरोप प्रत्यारोप का, उसके बाद इनको पता चला कि हमारी कार्रवाई अधूरी है। इस कारण से इस प्रकार का वातावरण बन रहा है कि लोग चले आ रहे हैं। आज उड़ीसा बॉर्डर पर जिस प्रकार का दृश्य दिखाई दिया कि वो स्वयं पूरा परिवार कह रहा है कि हमने एनओसी के लिए अप्लाई किया, बस पहले कहा 15 दिन में बस भेजेंगे, फिर कहा कि ट्रेन से भेजेंगे। जब आपने कुछ व्यवस्था नहीं की तो वे चल पड़े पैदल, और आप सारा आरोप जो है केंद्र पर मढ़कर अपने कर्तव्यों की लिपिश्री कर ले। ये जो है निश्चित रूप से एक राजनीतिक रोटी सेकने का प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कर रही है। मर्ज ये नहीं है कि दाल महंगी है गालिब, दर्द ये है कि गल नहीं रही है। असल में नहीं कर रही। देखिए, मैं अब सिलसिलेवार बोलना चालू करता हूं। इन्होंने कहा सिलसिलेवार बोलिएगा, लेकिन संक्षिप्त में बोलिएगा। अच्छा, जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करता हूं। इन्होंने कहा कि क्वारंटाइन सेंटर में सांप कट गया, मर गए आदमी। कहां मर गए भैया, थोड़ा एक आध नाम बता दे। देखिए, मेरी बात सुन लीजिए। 16,650 क्वारंटाइन सेंटर हैं ग्रामीण इलाके में, और शहरी क्षेत्र में 633 क्वारंटाइन सेंटर में। यह जरूर है कि हम पूरी सावधानी बरत रहे हैं। स्टेशन से सीधा ले जाते हैं क्वारंटाइन सेंटर में, उनको भर्ती कराते हैं। एक भी सूची जारी कर दीजिए। अब फिर यार देखो, आपको जानकारी नहीं है, कह रहा हूं सूची जारी कर दीजिए। मांग भी की है, पुराना मांग भी की है, 15 दिन 20 दिन मैंने मांग की है कि क्वारंटाइन सेंटर की सूची जारी करें। केवल संख्या बताने से नहीं चलेगा। समाचार दे रहा हूं, आप ताजा समाचार नहीं, आप पूरी तरह से अभी ट्रेनों के बारे में पूरी सूची जारी करें। मैं अभी दो ट्रेन का कितना पैसा पटाया है राज्य सरकार ने, पटाने की बात वो मेरी जानकारी नहीं है। पैसा पटाने की बात, मगर तो 2.5 लाख ट्रेन का 1,68,63,950 15% पटा दिए तो बहुत बड़ी बात हो गई। और ये हालत है कि 11 तारीख से 11 मई से, डॉक्टर मिश्र आप नोट कर रहे हैं इस तारीख को, 11 मई से हम जम्मू की सरकार को कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ के मजदूरों को भेजिए। उन्होंने आज तक अनुमति नहीं दी है। 4 दिन तक कर्नाटक ने लटका के रखा और 3 दिन तक गुजरात ने लटका करके रखा। ये बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। पहली बात ये है, तो आपकी अकर्मण्यता है ना, घोड़े पर बैठ गए, घोड़ा नहीं चला पा रहे हो, आपकी अकर्मण्यता है। आप दूसरों पे आरोप क्यों लगा रहे हो? फिर वो डॉक्टर मिश्र आपको फिर से टाइम देंगे। इस दुर्गति का सूत्रधार कौन है?
24 तारीख को कांग्रेस जिस दिन की प्रदेश प्रधानमंत्री ने सरकार घोषणा किया था, उस दिन स्पेशल ट्रेन चलाने का नहीं सोचा था। उन्होंने तो भाषण दिया, देश के नाम संदेश दिया, ये समझ करके कि मध्यम वर्गीय और संपन्न लोग मेरे को टीवी में देख रहे हैं, सुन रहे हैं। उन गरीबों का ध्यान नहीं रखा उन्होंने कि वो सुदूर इलाके में रह करके कैसे अपने घर तक पहुंचेंगे, उनके भोजन की क्या व्यवस्था है, उनके खाने की क्या व्यवस्था है। आकर के भाषण देकर के चले गए। ठीक है भाई, प्रधानमंत्री है, उनके आदेश का हम लोगों ने पालन किया और 21 पालन तो ये भी करना चाहिए था कि उनको ट्रेनों से लाने की व्यवस्था भी केंद्र ने उसका पालन करना चाहिए था। अप्रैल को क्यों राजनीति कर रहे हैं? अभी भी राजनीति कर रहे हैं। आप लोग बोलेंगे प्रदेश में और उपासने जी, आप तिवारी जी को बोलने दीजिए। क्या मदद किया है केंद्र की सरकार? तिवारी जी, उपासनी जी ने 2-3 बातें की हैं, उसका सीधा उत्तर दे दीजिए। उनका कहना उपासनी जी, आपकी तरफ से मैं पूछ देता हूं, जो आपने 3 चीजें कही कि राज्य की सरकार अकर्मण्य है, केंद्र सरकार पर आरोप लगाती है, इनके पास कोई फिगर नहीं था कि बाहर कौन कौन गया हुआ है, और ट्रेनों के बारे में जो भी आपने बोला। तिवारी जी, इन तीनों बातों का संक्षिप्त उत्तर दे दीजिए। के बारे में मैंने बता दिया, 1,88,63,00,000 बोल दीजिए, केंद्र पर आरोप जो लगा रहे हैं पटा चुके हैं सीएम, उस पर बोल दीजिए। यहाँ की जो संबंधित राज्य है वहां से अनुमति नहीं मिली, जितनी मिली है अभी तक 14 ट्रेनें आई हैं, जिनकी अनुमति मिल गई थी 14 ट्रेन आ गए हैं, बाकी के लोग भी आ रहे हैं। करीब 80,000 मजदूर हमारे बाहर से आ चुके हैं, जिसमें करीब 22,000 मजदूर अकेले ट्रेन से हम लोगों ने लाने की व्यवस्था की है। दूसरी बात यह है, केंद्र की सरकार ने क्या मदद की, अब न बुलवाएं। आपके अपने सांसदों ने कौन सी मदद किया है? अपने राहत कोष का पैसा, 1 पैसा भी दिया है क्या राज्य सरकार को? ये 9 के 9 जो आपके लोकसभा के सांसद हैं, उनकी जिम्मेदारी, इस मिट्टी के प्रति उनका कर्तव्य नहीं बनता है? और दूसरी बात यह है, CSR का पैसा आप पूरा उठा करके ले जाते हैं, यहां पर उद्योग लगे हुए हैं, मिट्टी यहाँ की, जमीन यहाँ की, काम करने वाले मजदूर यहाँ के, और चूंकि उनका कार्यालय दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता में है, तो वो प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में पैसा देते हैं और मुख्यमंत्री राहत कोष में मेरे पास इस प्रोग्राम में समय नहीं बचा है। उपासनी जी, आप इतना बता दीजिए कि आपके सांसदों ने क्या किया है। नहीं देखिए, पूरे अभी सुनील सोनी जी देखिए कितना एक्टिव है हमारे सांसद जो है, यहाँ एम्स से लेकर के सारे यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों से बातचीत करना, सब प्रकार से केंद्र से उनको मदद, तो पैसा दे देते जैसे ब्रिजमोहन अग्रवाल ने दिया है ना, जैसे ब्रिजमोहन अग्रवाल ने दिया है, जिस तरह से पार्टी जो सत्ताधारी दल है छत्तीसगढ़ में और केंद्र सरकार में, दोनों ही छत्तीसगढ़ के मजदूरों का ध्यान रखेंगे। इस चर्चा में आप लोगों ने भाग लिया, उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।